मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर, यूपी के रण का चौथा चरण है कल और बुधवार को 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ रहे हैं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। बड़े खबर, में मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा भी मैदान में है। बड़े खबर, और 2017 में बीजेपी ने लहराया था इन सीटों पर परचम। तो 2017 की अगर हम बात करें तो 60 में से 51 सीटें बीजेपी की झोली में थी और 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो बुधवार को 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी और चौथे चरण का मतदान यूपी में किया जाएगा। बड़े दिग्गज चेहरे मैदान में हैं, लेकिन किसानों को रौंदने का आरोप का एक बड़ा मुद्दा भी इस चरण में है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को लगातार विपक्ष लखीमपुर खीरी के मामले में घेरता हुआ नजर आ रहा था, तो 9 जिले की 60 सीटों पर कल मतदान होगा। और खास बात यह भी है कि 16 सीटें यहां पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं इन 60 सीटों पर समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 58 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ हसन जुड़ चुके हैं। आसिफ, कल बड़ी परीक्षा है बीजेपी की, चौथा चरण है और बड़े चेहरे मंत्री जो यूपी सरकार में हैं वो मैदान में हैं। बिल्कुल अनु, कल जो है मतदान होना है चौथे चरण का। खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी उसमें आता है। अवध प्रांत में ये मतदान होना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार के कई कद्दावर मंत्रियों की भी परीक्षा कल होनी है, जिसमें ब्रजेश पाठक जैसे कानून मंत्री जो अब पिछली विधानसभा छोड़ के लखनऊ की कैंट विधानसभा से लड़ रहे हैं। वहीं पर स्वाति सिंह को जो मंत्री थी भारतीय जनता पार्टी में, उनको हटाकर एक पूर्व नौकरशाह को राजेश्वर सिंह को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान मंत्री को हटाकर दूसरे को टिकट दिया है। कुल मिलाकर लखनऊ के आसपास और जो चौथे चरण का मतदान है वो बहुत ही रोचक होने वाला है। बहुत ही इसमें कठिन परीक्षा है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि 60 सीटों में जो चुनाव होना है इसमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पीलीभीत, लखीमपुर जो किसान बहुल इलाका है, लखीमपुर जहां पर मैं यहां पर यही बात कर रही थी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बीजेपी की अग्नि परीक्षा होने वाली है। 2017 की अगर हम बात करें तो 51 सीटें बीजेपी की झोली में थी और इस बार मुद्दे बहुत है। लखीमपुर खीरी है या फिर पीलीभीत का जिक्र मैं करूं, जिस तरीके से पीलीभीत में आजम खां के वहां पर पीला पंजा चलाया था अवैध प्रॉपर्टी के ऊपर, वो भी है। लोग किन मुद्दों पर वोट देंगे? क्या लोग महंगाई या भ्रष्टाचार उन मुद्दों पर वोट देंगे, या फिर जिस तरीके से किसान आंदोलन था, या फिर योगी सरकार ने जो अवैध कब्जे वाले जितने भी नेता थे, लोग थे, उनके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई की थी, उसके आधार पर लोग वोट करेंगे? देखिए अनु, इस बार जो अभी तक जो 3 चरण गुजरे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक परिवर्तन उत्तर प्रदेश में दिख रहा है कि लोग विकास के नाम पे वोट देने की बात कर रहे हैं। वहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि योगी सरकार दावा कर रही है कि हमने बहुत विकास किया, हमने भ्रष्टाचार से मुक्त रखा, हमने
गुंडागर्दी, इस तमाम चीजों को मुक्त रखा, महिलाओं को सुरक्षित किया। वहीं विपक्ष जो है लगातार कानून व्यवस्था को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों को मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता रहा है। तो अनु, बहुत ही रोचक स्थिति यह है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार ये कह रही है कि हमने सब कुछ अच्छा कर दिया, वहीं पर विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था की बात कर रहा है, किसानों के मुद्दे की बात कर रहा है। तो कुल मिलाकर बहुत ही एक मजबूत और अच्छा कंटेस्टेंट देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह है, इन सभी क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का भी अपना एक अच्छा वर्चस्व रहा है 2017 से पहले। लेकिन 2017 में एक ऐसी परिवर्तन की आंधी आई थी जिसमें सब कुछ बह गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है कि 2017 से जैसा या उससे अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने की वो अपने 5 साल के कामों को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। और लेकिन वहीं पर जो बात है, उत्तर प्रदेश में जिस स्थान पे यहाँ पे चुनाव हो रहा है अनु, वहां पर आवारा पशुओं का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस चुनाव में निकल कर आया है और उस पर भी देखना होगा भारतीय जनता पार्टी को। आवारा पशु का आपने यहाँ पर जिक्र किया आसिफ, क्योंकि जब मैनिफेस्टो बीजेपी ने बनाया था तो उसमें आवारा पशुओं का कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में रैली की तो रैली के दौरान उन्होंने कहा कि हम जितने भी यूपी में आवारा पशु हैं उनके लिए कोई ऐसा व्यवस्था करेंगे कि किसानों को परेशान ना होना पड़े। सबसे ज्यादा नुकसान है किसानों का, लेकिन विपक्ष उस पर लगातार आक्रामक है। विपक्ष कह रहा है पहले कहां सोई थी बीजेपी। बिल्कुल अनु, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो 3 चरण के चुनाव गुजर चुके हैं उसमें एक नया मुद्दा निकल के आया है, खास तौर से ग्रामीण और उन किसानों की तरफ से कि उनके जो आवारा पशु हैं उनका पूरा खेत खा जाते हैं। फेंसिंग कराते हैं किसान, काफी एक महंगा प्रोसेस होता है, लेकिन फेंसिंग से भी उस तरह की रोकथाम नहीं हो पाती है। तो उसी को मद्देनजर जब ये सरकार तक बात पहुंची है तो शायद प्रधानमंत्री को भी इस बात में संज्ञान लिया और उन्होंने अपने भाषण में कहा, ये सही साफ है कि भाजपा के मैनिफेस्टो में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन चुनाव में मुद्दे निकल कर आते हैं। क्योंकि 2017 में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 2017 में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये घोषणा की थी कि आवारा पशुओं से किसानों को निजात मिलेगी, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। बिल्कुल अनु, और जो ग्रामीण इलाकों में बहुत ही किसानों की शिकायत रही है, हमने तमाम ग्राउंड जीरो पे जाके देखा है, किसानों से बात की है, वो सभी को यह रहता है इसका कि सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया है। और खेत को की रखवाली करना, खेत के क्षेत्र इतने खुले और बड़े होते हैं अनु कि संभव नहीं हो पाता है कि कोई भी आदमी अपने खेत की लगातार रखवाली कर पाए। झुंड के झुंड आवारा पशु आते हैं और खेत को नुकसान पहुंचाते हैं। एक मुद्दा निकल कर आया है। वहीं इस चुनाव, जो चौथा चरण चुनाव हो रहा है अनु, इसमें लखीमपुर भी है जहां पर एक इतनी बड़ी घटना हुई थी, वहीं पर जो है मंत्री का बेटा जो है जमानत पे छूट चुका है। बने रहे हमारे साथ आसिफ, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। तो बड़ी खबर, यूपी में चुनावी शोर और प्रयागराज में आज चुनावी संगम। अमित शाह भरेंगे चुनावी हुंकार। लगातार वोटरों को साधने की कोशिश जारी है। अमित शाह शहर में रोड शो भी करेंगे। और अखिलेश यादव भी होंगे प्रयागराज में। तो एआईएमआई चीफ ओवैसी भी प्रयागराज में जनसभाएं करेंगे। बड़ी खबर, पीएम मोदी भी 24 फरवरी को आएंगे प्रयागराज। और चौथे चरण में रायबरेली समेत 9 जिलों की 59 सीटों पर संग्राम। तो यूपी में चुनावी शोर ने पकड़ा जोर और प्रयागराज में आज चुनावी संगम। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ जुड़े हुए हैं। आसिफ, आज अमित शाह हुंकार भरेंगे प्रयागराज में। बिल्कुल अनु, आज प्रयागराज में बहुत चहल पहल, बहुत ही गहमा गहमी रहनी है। कई बड़े नेता वहां पर आज मौजूद रहेंगे।
अमित शाह का भाषण होगा, रोड शो होगा, वहीं अखिलेश यादव हैं, वहां पर एआईएम के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पर हैं। तो कुल मिलाकर यह जो बहुत ही है, और प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, योगी सरकार ने उसका नाम बदला है, तो कहीं न कहीं उसका भी फायदा उठाने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी कि हमने जो है प्रयागराज जो एक चलिए दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे आसिफ आपको, लेकिन यूपी में चुनावी शोर अब जोर पकड़ चुका है। कल 9 की 59 सीटों 60 सीटों पर मतदान होगा और आपको यह भी बता दें कि 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यही है कि यह कांग्रेस का गढ़ भी रहा है। रायबरेली का अगर हम बात करें, वहीं जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं फतेहपुर होगी, बांदा, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, क्योंकि ये लखीमपुर खीरी जिस तरीके से सबकी नजरों में आया था जब वो घटना हुई थी, तो विपक्ष ने भी उसको भुनाने की पूरी कोशिश की थी। तो अब देखना यही है कि कल जब वोट होंगे, मतदान होगा, तो उसके बाद क्या नतीजा निकल कर आया, क्योंकि एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि चौथे चरण के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। 3 चरण के पहले चुनाव हो चुके हैं, 172 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 172 वो सीटें हैं जहां पर अगर हम बात करें तो पहले पश्चिमी यूपी जो किसानों के लिए, जाटों के लिए जाना जाता है। और अगर आसिफ मैं आपके पास ही आ रही हूं, क्योंकि अगर मैं बात करूं 172 सीटों पर पहले 3 चरणों में मतदान हुआ है। हर चरण जो है अपने आप में अलग पहचान थी। अगर हम पहले चरण की बात करें तो जाट और किसान उसमें शामिल थे। दूसरे चरण में हिंदू और मुस्लिम बाहुल इलाकों में मतदान हुआ था। तीसरे चरण की हम बात करें तो यादव ज्यादा थे वहां पर। लेकिन ये चौथा चरण जो है, इसमें सब मिले जुले हैं, चाहे वो किसान है, मुस्लिम है, यादव हैं या फिर हिंदू हैं। बिल्कुल अनु, सही है कह रही हैं आपकी। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि यहाँ का हर क्षेत्र अपने आप में अलग मायने रखता है और एक राजनीतिक महत्व रखता है। पहला चरण, दूसरा चरण के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बता दिया, तीसरा चरण की बता दिया। जो चौथा चरण है ये अवध प्रांत का है। यहाँ पर सब कुछ मिश्रित आपको मिलेगा, चाहे वो आबादी की बात हो, चाहे वो जाति समीकरण की बात हो, चाहे वो व्यवसाय की बात हो। यहाँ पर आपको किसान भी मिलेंगे, कारोबारी भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर गरीब तबका भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये जो चौथा चरण होने जा रहा है 9 जिले की में, ये बहुत ही मिश्रित है। यहाँ पर सभी कुछ मिलेगा और ये एक महत्वपूर्ण चरण है सभी पार्टियों के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। आसिफ अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आसिफ अगर मैं बात करूं 2017 के विधानसभा चुनाव थे, 2019 के लोकसभा चुनाव थे, और जो ये 9 जिले हैं यहाँ पर ओबीसी को छोड़ के, मतलब ओबीसी में यादव को छोड़ के जो है ओबीसी के कैटेगरी के जितने भी लोग थे वो बीजेपी के साथ गए थे। तभी यहां पर बीजेपी ने परचम लहराया था, 51 सीटें जीती थी 2017 में। लेकिन इस बार क्या अनुमान लगाया जा रहा है, ओबीसी कैटेगरी किसके साथ जाएगी? बिल्कुल अनु, सही कह रही हैं कि जैसे जैसे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ओबीसी का जो है वो नंबर बढ़ता जाता है और उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी संख्या जो रहती है ओबीसी की। और पिछला जो अभी जो समीकरण निकल के आया है, जो एक वेब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की दिखी, कहीं न कहीं ओबीसी फैक्टर काम किया था। ओबीसी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा था। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 में ऐन चुनाव से पहले ओबीसी के कई बड़े कद्दावर नेता, मंत्री, विधायक, उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी और अन्य दलों का दामन थामा है। तो कहीं न कहीं ये फैक्टर काम करेगा अगर वो ओबीसी। आसिफ, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य है और भी कई मंत्री हैं जो ओबीसी समाज से बिलोंग करते थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, और मंत्री पर भी थे, ऐन समय पे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। कहीं न कहीं ये फैक्टर काम करेगा। उन्होंने जो इल्जाम लगाया कि उपेक्षित रहे वो 5 साल, उनकी बात नहीं सुनी गई, ओबीसी का जो है भारतीय जनता पार्टी ने उपेक्षा की, ये इल्जाम जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए थे नेता
जो मंत्री उन्होंने लगाया है। अब ये देखना होगा अनु 10 मार्च को कि ओबीसी इस बार 2022 में किसके साथ जाते हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर एक जो थे राजभर समुदाय से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था। 2017 में साथ थे, तो बहुत सारे साथी 2017 के भारतीय जनता पार्टी के छूट चुके हैं और वो समाजवादी पार्टी में जुड़ गए हैं और अन्य पार्टियों में चले गए हैं। वहीं पर कुछ नए साथी भी भारतीय जनता पार्टी को 2022 में मिले हैं। तो बहुत ही रोचक स्थिति है। इल्जाम, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रैली, मीटिंग, जनसंपर्क के माध्यम से वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये 10 मार्च को हम लोगों को इंतजार करना होगा और देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किसको समर्थन किया है। आसिफ, लखीमपुर खीरी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जिस तरीके से वो मुद्दा बहुत गरमाया था और उसके बाद अब अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत भी मिल गई है, तो क्या बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? अनु, मैंने कई किसान नेताओं से बात की थी व्यक्तिगत उनसे, तो किसान नेता जो हैं वो पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि हमारी मांग थी कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें, लेकिन सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी और उनका बेटा जो तमाम ऐसी नॉन अवेलेबल धाराएं लगी थी उनके ऊपर, उनको जमानत मिल गई। ऐन चुनाव जब चल रहा था, बीच चुनाव में कहीं ना कहीं उनका इल्जाम है कि वो जाति समीकरण को साधने के लिए शायद इसको उनको बेल दी गई है। लेकिन ये उनके अपने विचार थे। हमने उनसे जानने की कोशिश किया था कि क्या वो कितना संतुष्ट हैं इस जमानत होने पे। तो जरूर एक किसान फैक्टर जो पूरे खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा फैक्टर रहा है, जिसने 13 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे, वो चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो या ठंडक हो, उसमें उसने आंदोलन किया है। तो वो फैक्टर जरूर इस चुनाव में देखने को मिलेगा, जिस तरह हमारी किसान नेताओं से बात हुई है। अनु और आसिफ, अगर मैं बात करूं, क्योंकि रायबरेली है या फिर अमेठी है, कभी हुआ करता तो कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस यहां से हारती नहीं थी, लेकिन आज जो स्थिति कांग्रेस की यूपी में है वो किसी से छिपी नहीं है। आज अगर मुकाबला देखा जा रहा है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखा जा रहा है। साइलेंट वोटर है वो किसके साथ जाएंगे वो किसी को नहीं पता है, लेकिन जो मुकाबला है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। बिल्कुल अनु, आप सही कह रही हैं कि जैसे जैसे चुनाव का जो चरण बीतता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में काफी कुछ तस्वीर साफ होती जा रही है। अभी जो तस्वीर निकल कर आ रही है कि वो इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच चुनाव जो सिमटता जा रहा है, वहीं पे जो कांग्रेस भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, बहुजन समाज पार्टी भी अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही। अनु, आपने बात किया है रायबरेली की। रायबरेली कांग्रेस का घर हुआ करता था, गढ़ नहीं मैं कह के घर कह रहा हूं। कहा जाता था ये सोनिया गांधी का घर है, राजीव गांधी का घर है, और रायबरेली ही नहीं, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, ये कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था। यहां से कांग्रेस लगातार जीतती थी। लेकिन 2014 में मोदी का जो ऐसा जादू चला, एक जो ऐसा करिश्मा हुआ, यहां पर धीरे धीरे करके जो गढ़ बचा था कांग्रेस का, वो भी धीरे धीरे वो किला धीरे धीरे टूटने लगा। अभी वर्तमान में एक कांग्रेस की विधायक थी, वो भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चली गई, जो रायबरेली से विधायक हुआ करती। कुल मिलाकर कांग्रेस के सामने अपने घर को, अपने गढ़ को बचाने का अस्तित्व है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आसिफ आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आसिफ आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी में विधानसभा चुनाव के प्रचार के अगले दौर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को हरदोई पहुंची थी। उन्होंने माधवगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता बिजली का बिल नहीं भा पा रही है, रोजी रोटी नहीं चला पा रही है, किसान रात भर चौकीदारी कर रहा है, लेकिन इसकी बात नहीं है। आप सुनिए कि प्रियंका गांधी ने क्या बयान दिया है। हम कह रहे हैं कि स्कूटी मिलनी चाहिए, जो स्कूल से ज्यादा आगे पढ़ना चाहे उसको, ताकि सुरक्षित रहे। हम कह रहे हैं कि रोजगार मिलना चाहिए महिलाओं को, कि आशा बहुओं, आंगनवाड़ियों की जो मानदेय वो बढ़ना चाहिए 10,000 रुपए तक। ये क्या कह रहे हैं? लो एक गैस सिलेंडर मुफ्त ले लो, लो एक राशन का बोरा ले लो, खाता खोल लो। जब हमारा दिल
करेगा, जब चुनाव आने लगेगा हम थोड़े से पैसे भेज देंगे तुमको, यही कह रहे हैं ना? क्यों? वो नहीं चाहते कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। तो महिला को भागीदारी क्यों नहीं मिल रही है? महिला को सशक्त करने की बात क्यों नहीं हो रही है? ये सरकार सोचती है आपको एक मुफ्त का गैस सिलेंडर दे दिया, उनकी जिम्मेदारी खत्म। जब आप पर अत्याचार होते हैं मेरी बहनों, तो आपकी सुनवाई नहीं होती। आपको इस तरह पीटा जाता है जब आप सुनवाई मांगते हैं, जब आप हक मांगते हैं। आप पर जो अत्याचार करता है उस अपराधी की सुनवाई जरूर होती है। जहां जहां मैं जाती हूँ पुलिस प्रशासन उस अपराधी की मदद कर रहा है। सब आपके धर्म पर, जाति पर, आपके जज्बातों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कोई विकास की बात नहीं कर रहा। अपना विकास आप चाहते हैं कि नहीं? आपको रोजगार चाहिए कि नहीं? आपको महंगाई कम करनी है कि नहीं? आपको महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना है कि नहीं? तो फिर मन बना लीजिए। और वहीं लखीमपुर खीरी पहुंचे कांग्रेस स्टार प्रचारक शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने सदर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर रवि के समर्थन में कॉलर मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शायर इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए शायर इमरान ने जनता से कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजने की अपील की है। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने आवारा पशुओं, महंगाई, बेरोजगारी, लखीमपुर हिंसा समेत कई मुद्दों पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जिस सरकार में किसान आंदोलन में 700 किसानों की जान चली गई, वह सरकार किसानों का कभी सम्मान नहीं कर सकती है। इमरान ने कहा कि कांग्रेस अच्छे लोगों को प्रत्याशी बना रही है, युवाओं को रोजगार देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस के पास अलग से योजना है। 700 जाने लेने के बाद अगर नरेंद्र मोदी जी या फिर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो किसानों का सम्मान करते हैं, तो शायद ये इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। विधायक ने बलात्कार किया भारतीय जनता पार्टी के, उस विधायक से जेल में मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद साक्षी महाराज जेल जाते हैं और छाती चौड़ी करके बताते हैं कि हाँ हम मिलने आए थे। भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि भाजपा कितना सम्मान करती है महिलाओं का। भाजपा के महिला सम्मान और किसान सम्मान, नौजवान सम्मान, दलित सम्मान, मुसलमान सम्मान, पिछड़ा सम्मान, ये जितने